दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम माधवी है। मैं बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। मेरे घर में मैं, मेरी माँ और मेरे बाबा रहते थे और मेरा एक भाई था जो मुझसे बड़ा था। मेरे बाबा किसान थे, वह खेती करते थे। जब तक वह ज़िंदा रहे हम अच्छे से रहे, हमारे दिन अच्छा गुजरा। हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन सही कहा जाता है एक लड़की के लिए बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक साल मेरे बाबा के पास खेती करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने गांव के चौधरी से खेती करने के लिए 5 लाख का कर्ज लिया। चौधरी ने बाबा को कर्जा दिया। बाबा ने बड़ी मेहनत से खेतों में फसल लगाए। हम लोग खेतों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि इस साल बहुत ही अच्छी फसल हुई है। मेरे बाबा भी बहुत खुश थे। हमारा दिन हंसी खुशी गुजर रहा था। हमारा घर भी किसी तरह चल रहा था। एक दिन अचानक से मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश हुई कि यह बारिश लगभग 10 से 15 दिन तक हुई। सारी फसल खराब हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। जितने भी किसान थे उन सब की हालात ख़राब हो गई। सब परेशान थे। किसी तरह हमने अपने आप को संभाला और हम संभल भी गए। लेकिन बाबा ने जो कर्ज लिए थे उस कर्ज से कैसे बचते। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। घर वाले भी डर रहे थे कि चौधरी कर्ज मांगेगा तो हम पैसे उसे कहाँ से देंगे। फसल तो सारी बर्बाद हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 साल गुजर गया। चौधरी अपने आदमियों को हर रोज़ बाबा के पास भेजने लगा पैसे मांगने के लिए। मेरे बाबा ने वक्त मांगी। उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया, लेकिन वह 1 महीना भी कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और बाबा के पास 1 रुपये नहीं था। एक दिन चौधरी खुद ही मेरे बाबा के पास आया और कहने लगा, चुपचाप से मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तभी मेरे बाबा ने कहा, थोड़ा वक्त और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अभी हमारे पास 1 पैसे भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको तो पता है कि किसानों की हालात बहुत ख़राब है। इतनी बारिश हुई कि सारी फसल ख़राब हो गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो हम कहाँ से पैसे देंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। लेकिन चौधरी कहने लगा, तुम्हारा कर्ज मैं चुटकी में माफ़ कर सकता हूँ। मेरे बाबा कहने लगे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कहिए मुझे क्या करना होगा। अगर आप मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूँगा। तभी चौधरी ने जो बात कही, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं 18 साल की हूँ। दिखने में मैं बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा अक्सर होता है कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसको भगवान हुस्न दे देता है और यह हुस्न भी एक गरीब को ले डूबता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। चौधरी मेरी तरफ उंगली उठाकर कहने लगा, अपनी बेटी मेरे पास भेज दो। 1 रात के लिए मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ़ कर दूंगा। तभी मेरे बाबा चौधरी के पैर पड़ने लगा। कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं, यह मेरी बेटी है, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। चौधरी हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। इस 1 हफ्ते में अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी बेटी मेरे पास होगी। यह बात सुनकर बाबा टूट चुके थे। हम सब भी परेशान हो चुके थे। भाई से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। वह तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं था। वह 1 नंबर का नशेबाज था। वह अपने दोस्तों के साथ बस आवारागर्दी करता रहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। इस बीच मेरे भाई ने भी ऐसा काम कर दिया जिससे मेरे बाबा और भी टूट गए। उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि बेटा अगर कुछ काम करेगा तो थोड़ी थोड़ी पैसे करके चौधरी को वापस कर देंगे। लेकिन भाई तो किसी लड़की को लेकर गांव से भाग गया। बाबा की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। आज चौधरी का दिया हुआ वक्त ख़त्म होने वाला था। मैं भी बहुत परेशान थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने खुद को कमरे में बंद करके रखा था। तभी अचानक से माँ के चीखने की आवाज़ आने लगी। माँ की चीख सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा तो मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा था, वह इस दुनिया से चले गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम बेसहारा हो गए। चौधरी को जब इस बात की खबर हुई तो वह हमारे घर आ गया। वह कहने लगा, अब तो तुम्हारा बाप भी इस दुनिया से चला गया, सीधे से तुम मेरे पास आ जाओ, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। अगर सीधे से आ गई तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें उठाकर अपने पास ले आऊँगा
उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने चौधरी को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, मेरा बाप का शरीर घर में बेजान पड़ा है और तुम इतने गिरे हुए बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तभी चौधरी अपने आदमियों से कहा, इस लड़की को पकड़कर हवेली में ले आओ। मेरी माँ चौधरी की आदमियों के सामने हाथ जोड़ने लगी, उन सब के पैर पड़ने लगी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन चौधरी के आदमियों ने मुझे पकड़कर हवेली ले आए। मैं अपने बाप को आखिरी विदाई भी नहीं दे सकी। चौधरी के आदमियों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद चौधरी मेरे पास आया। वह कहने लगा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसने अपने आदमियों से कह दिया, इसके हाथ पैर बांध दो और इसे एक बूंद पानी भी न मिले, इसकी यह सज़ा है। इस कमरे में बंद हुए पूरे 2 दिन हो गए और मैं 2 दिन से न कुछ खाई थी, न एक वह मुझे पानी मिला था। मैं भूख और प्यास से तड़पती रही, मैं प्यासी मर रही थी। मैंने चौधरी के आदमियों से हाथ जोड़े। मैंने कहा, मुझे पानी दे दो। तभी चौधरी के आदमी चौधरी को बुलाने गए। चौधरी ने कहा, तुम्हें खाना और पानी सब मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या शर्त है? वह कहने लगा, तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने जैसे ही चौधरी को यह बात कही, मेरे सामने बहुत सारे पकवान, खाने पीने की हर चीज़ लाई गई। मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। मैंने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद एक नौकरानी मेरे पास आई। वह मुझे एक कमरे में ले गई। उसने मुझे लाल रंग की साड़ी दी और कहा, चौधरी का हुक्म है कि तुम नहा धोकर साड़ी को पहन लो और ख़ुद को तैयार कर लो। आज रात चौधरी तुम्हारे साथ रात गुजारेगी। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने इस नौकरानी से कहा, ठीक है। मैं नहा धोकर वह लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठ गई। 1-2 नौकरानियाँ मेरे पास आई। उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह सजा दिया और मुझे घूंघट पहना दिया और एक कमरे में ले गए। वह कमरा फूलों से सजा हुआ था। मुझे इस कमरे में बिठा दिया गया। मैं बेहद परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैं अपने दिमाग चला रही थी कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। मैं भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन यहाँ से भागना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चारों तरफ चौधरी के गार्ड थे। नौकर चाकर सभी आसपास ही घूम रहे थे। मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मुझे मेरी माँ का भी बहुत याद आ रहा था कि मेरी माँ कैसी होगी, किस हाल में होगी। मैं सोचों में थी कि तभी सामने चौधरी दिखाई दिया। चौधरी कमरे के अंदर आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। चौधरी मेरे करीब आने लगा। मैं उसके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे बाबा ने जो भी कर्जा लिया है वह मैं आपका पाई पाई चुका दूंगी। आप चाहो तो मुझे इस हवेली की नौकरानी बना दें, मैं सारे काम करके आपके 1-1 रुपया लौटा दूंगी। लेकिन वह मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं खाया और उसने मेरे साथ पूरी रात अपनी मनमानी की। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। चौधरी मेरे साथ अपनी मनमानी करके जा चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रही थी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने एक नौकरानी खड़ी थी। उसने मेरे लिए खाना लाया और मुझे दिया। मुझे भूख लगी थी, मैंने वह खाना खा लिया। अब मेरा दिन रात इसी कमरे में गुजरने लगा। चौधरी का जब मन करता मेरे पास आता और मनमानी करता और चला जाता। इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में मुझे दिन की रोशनी भी नसीब नहीं हुई थी। मुझे इस कमरे से निकलने भी नहीं दिया जाता था। मेरी ज़रूरत की हर सामान मुझे लाकर दे दिया जाता था। चौधरी का हुक्म था कि मैं इसी कमरे में रहूं। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। एक नौकरानी मेरी निगरानी में हमेशा रहती थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वह नौकरानी मेरे पास आई। उसने देखा कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ। उसने चौधरी के आदमियों को बुलाया। चौधरी के आदमी मुझे ज़मीन से उठाकर बेड में लेटा दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने मेरे चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। सभी लोग मेरे पास से चले गए थे। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क बन गई थी। अब मेरा क्या होगा यह चौधरी ही तय करेगा। चौधरी 48 साल का था, लेकिन दिखने में वह बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा मर्द था। उसका भरा परिवार था, पत्नी थी,
बच्चे थे, लेकिन फिर भी वह ऐसे शौक़ रखता था और उसके शौक़ का शिकार मैं बन गई थी। पर अब तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पागलों जैसी हरकत कर रही थी। मैं अपने जिस्म को नोच रही थी, मैं अपने बालों को नोच रही थी। मैंने अपना हुलिया पागलों जैसा बना लिया था। तभी अचानक से चौधरी मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह कहने लगा, चुपचाप से मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चलो। उसने मुझे डॉक्टर के पास ले गया और मेरा एबॉर्शन करवा दिया और उसने मुझे फिर से अपनी हवेली में ले आया और फिर से मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन चौधरी के आदमी मुझ पर हर वक्त नज़र रखे रहते थे। मेरी ज़िंदगी ऐसी बन गई थी कि मैं ना अपनी मर्जी से जी सकती थी, ना अपनी मर्जी से मर सकती थी। एक दिन मैं सो रही थी कि तभी अचानक से एक औरत मेरे कमरे में आई। उसने मुझे आवाज़ लगाई। मैं डर कर उसकी तरफ देखी। मैंने कहा, आप कौन हैं? वह कहने लगी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, पर आप हैं कौन? वह कहने लगी, मेरे बारे में मत जानो। मैं कौन हूँ? मैंने कहा, आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दे तो। वह कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। उसने मुझे एक चादर दिया और कहा, इससे तुम अपने आप को ढक लो। मैंने उस चादर से अपने आप को ढक लिया। उसने मुझे एक सुरंग से बाहर निकाल दिया। मैंने उस औरत को शुक्रिया अदा किया और मैं वहाँ से निकल गई। मुझे नहीं पता वह कौन थी, लेकिन वह जो भी थी मेरे लिए एक फरिश्ता थी। मैं वहाँ से सीधे अपने घर आई। मैंने देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों से जब मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे बाबा के मरने के बाद तुम्हारी माँ बीमार रहने लगी और कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत की और स्टेशन की तरफ चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस गांव में रहूंगी तो चौधरी मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वह फिर से मुझे अपनी हवेली में कैद कर लेगा और मेरे साथ मनमानी करेगा। मैं स्टेशन की तरफ भागी। स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई थी। मैं उसी ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन वहाँ से निकल गई। टीटी ने मुझसे टिकट मांगा। मेरे पास टिकट नहीं थे और ना ही मेरे पास पैसे थे। एक बाबा ने मेरी मदद की। उन्होंने मेरी टिकट के पैसे दिए। टीटी ने कहा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से अगर टिकट नहीं रहा तो मैं तुम्हें ट्रेन से उतार दूंगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं खामोशी से एक कोने में बैठी थी। ट्रेन अगले स्टेशन में रुक गई। मैं वहीं उतर गई। मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी। मैं 2-3 दिन तक स्टेशन में ही रही। मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। मैं स्टेशन से काफ़ी दूर निकल आई। आसपास कोई भी दुकान नज़र नहीं आ रहा था। मेरी हालात बहुत बुरी हो चुकी थी। मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। प्यास की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई। मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़का खड़ा है। मैं जब होश में आई तो उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई। वह कहने लगा, तुम मेरी गाड़ी के सामने चक्कर खाकर गिर गई थी, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे दे दे, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। वह हंसने लगा। मैंने कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? वह कहने लगा, सबसे पहले तो तुम मुझे साहब मत कहना, मेरा नाम प्रताप है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम माधवी है। वह मुझसे पूछने लगा कि तुम अनाथ हो क्या? मैं तुमसे पूछा तो तुम रहती हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माँ बाप थे पर अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। इसके आगे मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरी कंपनी में काम करोगी? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में रख लिया। मैं उनके साथ उनकी ऑफिस में काम करने लगी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस की तरफ से एक क्वार्टर भी दिया जिसमें मैं रहने लगी। मैंने कहा, प्रताप आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काम दिया, रहने के लिए जगह दी। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगी। वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अच्छी लड़की हो, तुम मुझे अच्छी लगी, तुम दिल की
ही बहुत सच्ची हो। उन्होंने मुझे बाय कहा और वह अपने घर चले गए। हमारी मुलाकात ऑफिस में अब हर रोज होती थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराते थे, मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराती थी। प्रताप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मैं मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी थी। लेकिन मेरा अतीत है कि वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। हर रात मेरी आंखों के सामने मेरा अतीत मेरे सामने आ जाता था। मैं कैसे प्रताप से कहती कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं प्रताप को नहीं कह सकती थी। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहा था। प्रताप अक्सर मेरे पास आते थे और वक्त भी गुजारते थे। मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आता था। एक दिन मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उन्होंने कहा, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, आज तक मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई और मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। अगर मुझे कोई अच्छी लड़की पसंद आ जाए तो मैं उसे सीधे अपनी पत्नी बनाऊंगा, उससे शादी करूंगा। मैंने कहा, आपकी बहुत अच्छी सोच है। आगे उन्होंने जो मुझसे सवाल किया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो शुरू दिन से ही। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मैंने कहा, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मेरा जवाब होगा कि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, मैं आपके लायक नहीं हूँ। प्रताप कहने लगा, क्यों? मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? और क्या बुराई है तुम में? मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं प्रताप, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप भी मुझे बहुत पसंद हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई अपने प्यार का इजहार करने का। इतना कहना था कि प्रताप ने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहने लगा, बस अब खामोश हो जाओ। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैंने उन्हें खुद से अलग किया। मैंने कहा, मेरा अतीत है। उसने कहा, अगर अतीत है तो उसे अतीत में ही रहने दो, पीछे का सब भूल जाओ। वह कहने लगा, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, कल मैं आऊँगा, तैयार होकर रहना, हम बाहर चलेंगे। इतना कहकर प्रताप चला गया। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर उदास। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने पेन और पेपर लिया और उस पेपर पर सब कुछ लिख दिया, जो भी मेरे साथ हुआ, मैं कहाँ की हूँ, कहाँ से कैसे आई हूँ, वह सब कुछ मैंने इस पेपर पर लिख दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं इस चिट्ठी को प्रताप को दे दूंगी। उसके बाद प्रताप का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नींद मुझे क्यों नहीं आ रही है। खुशी से मुझे नींद नहीं आ रही है या फिर इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि कहीं प्रताप यह पढ़कर मेरी अतीत के बारे में जानकर मुझे छोड़ न दे। खैर, मुझे नींद कब लगी पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने जल्दी से सारा काम किया और फ्रेश होकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद प्रताप भी आया। वह मुझे बहुत ही गौर से देखने लगा और मेरी तारीफ भी करने लगा और कहने लगा, माधवी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बातों से मेरी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हसीन तो मैं बहुत थी, लेकिन इस हसीन चेहरे के पीछे एक काला सच था जिसे प्रताप सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा, प्रताप, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसने कहा, अच्छा तो दे दो। मैंने वह चिट्ठी निकाली जिसमें सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। उस चिट्ठी को मैंने प्रताप के हाथों में दिया और कहा, पहले इसे पढ़ लो, उसके बाद हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। उसने कहा, क्या है इसमें? मैंने कहा, मेरा अतीत है। उसने जैसे ही यह सुना उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने वह पेपर बिना पढ़े ही फाड़ दिया। प्रताप मेरे हाथ को पकड़कर मुझे किचन में ले गया। किचन में चाकू रखा हुआ था। उसने अपनी उंगली को कट किया और उसने मेरी मांग भर दी। वह कहने लगा, आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कहा, प्रताप, ये आपने क्या किया? वह कहने लगा, वही जो मुझे करना चाहिए था। आज से तुम मेरी पत्नी हो और हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में माँ से बात कर ली है। माँ और पापा तुमसे मिलने के लिए आएंगे। यह सुनकर मैं काफ़ी खुश हुई कि प्रताप की मम्मी पापा भी हैं। मैं तो प्रताप से पूछने की भी कोशिश नहीं की कि उसके परिवार में कौन कौन है। खैर, मैंने प्रताप से कहा, बताओ आपकी मम्मी पापा और कौन कौन है आपके परिवार में? उसने कहा, बस मेरे मम्मी पापा और एक छोटी बहन है जो पढ़ाई करती है।
मैंने कहा तो फिर आप सब साथ में क्यों नहीं रहते हैं? प्रताप कहने लगा क्योंकि पापा चाहते थे कि मैं शहर में पढ़ाई करके अपना बिजनेस सेटअप करूं और मैंने उनके मुताबिक सब कुछ कर दिया है। मैंने प्रताप से कहा कि आपके पापा मुझे पसंद तो करेंगे ना? वह कहने लगा क्यों नहीं करेंगे, मैंने वह सब किया जो वह चाहते थे। मैंने अपने पापा की हर बात मानी है, तो क्या वह मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेंगे? प्रताप कहने लगा अच्छा छोड़ो यह सब, चलो आज हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। तुम अपने लिए अच्छी ड्रेस ले लो, मम्मी पापा आने वाले हैं, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर निकलना ताकि मम्मी मुझे पसंद कर ले। मैं हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं और प्रताप बाहर चले गए। हमने शॉपिंग की और हम घर आ गए। आज मैं बहुत खुश थी कि मुझे ऐसा इंसान मिल रहा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी अतीत से उसे कोई मतलब नहीं है। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रताप की मम्मी पापा भी मुझे पसंद कर ले। प्रताप मुझे अपने साथ अपने घर ले आया जहाँ पर वह रहता था। उसने कहा आज से तुम यहीं रहोगी, ये अब हमारा घर है। प्रताप ने कहा माधवी कल मम्मी पापा भी आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। मैं प्रताप के सीने से लग गई। मैंने कहा प्रताप अगर आपके मम्मी पापा मुझे पसंद ना करे तो? प्रताप कहने लगा चलो खामोशी से सो जाओ, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रताप मुझे गोद में उठाकर कमरे में ले आया। वह मुझे छोड़कर जाने ही वाला था कि मैंने प्रताप का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा प्रताप मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रताप मेरी बातों को समझ रहा था कि मैं उसे क्या कहना चाहती हूँ। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वह मेरे बेहद करीब आ गया। मेरी धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। प्रताप ने मुझे अपनी आगोश में भर लिया। पूरी रात प्रताप अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटाता रहा। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं प्रताप की बाहों में थी। आज मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र न लग जाए। मैंने प्रताप को बहुत प्यार से उठाया। मैंने उससे कहा प्रताप चलो उठो, आपको मम्मी पापा को लेने के लिए भी तो जाना है। प्रताप कहने लगा माधवी चलो ना थोड़ा और सोते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत लेट हो गई है, सुबह के 10 बज चुके हैं। अचानक से प्रताप उठा और कहने लगा क्या इतना लेट हो गया है? वह जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला गया। मैं भी किचन में काम करने लगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रताप से पूछ लेती हूँ कि मम्मी पापा को खाने में क्या पसंद है, मैं वही बना लूँगी। मैं सीधे प्रताप के पास गई। मैंने देखा तो प्रताप कमरे में नहीं था, लेकिन उसने टेबल पर लिखकर कुछ रखा हुआ था। मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था माधवी तुम तैयार होकर रहना, मैं मम्मी पापा को लेने के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब प्रताप अपनी मम्मी पापा को लेने के लिए चला गया। मैं जल्दी से किचन में आई और अपनी मर्जी के मुताबिक ही सबके लिए खाना बना लिया और मैं कमरे में आ गई। मैं भी तैयार हो गई और प्रताप का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद डोरबेल बजा। मैंने अपने सर पर पल्लू लिए और दरवाजे के पास गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो, क्योंकि सामने कोई और नहीं चौधरी था और वही औरत जिसने मुझे उस नर्क से आज़ाद किया था, जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी थी। इसका मतलब वह औरत कोई और नहीं चौधरी की पत्नी थी और प्रताप चौधरी का बेटा है। मैं चौधरी को देखकर ही सुन पड़ चुकी थी। मेरे आसपास अंधेरा छा गया था। प्रताप कहने लगा माधवी मम्मी पापा है, नमस्ते करो। मैं प्रताप की बातें सुनकर भी नहीं सुन रही थी। मैं बिल्कुल खामोश खड़ी थी। चौधरी की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वह चीखने लगा, कहने लगा प्रताप यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? प्रताप कहने लगा पापा यह माधवी है। चौधरी कहने लगा मुझे पता है यह कौन है, लेकिन यह लड़की तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम्हें पता है यह लड़की किसान हरिदास की बेटी है। तभी प्रताप कहने लगा अच्छा तो यह वही लड़की है, फिर तो और भी अच्छी बात है। चौधरी कहने लगा यह तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रताप, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी प्रताप कहने लगा यही वह लड़की है जिससे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता था, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। चौधरी कहने लगा यह जानते हुए कि यह हरिदास की बेटी है जिसका हमारे परिवार से कोई मेल नहीं है। प्रताप कहने लगा मेल नहीं है तो क्या हुआ, मेल हो जाएगा। तभी चौधरी कहने लगा प्रताप पागल मत बनो, यह लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी, तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे। तभी प्रताप की माँ बोल पड़ी और कहने लगी प्रताप पापा सही कह रहे हैं, माधवी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। प्रताप कहने लगा माँ आज तक आपने पापा का बहुत जुल्म
बर्दाश्त किया है, पापा की सारी बुराइयों को जानते हुए भी आपने हर कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है पापा इस लड़की से मुझे शादी क्यों नहीं करने देना चाहते हैं। प्रताप की ऐसी बातें से प्रताप की माँ सर झुकाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने प्रताप से कहा, अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो तुम आज से मेरे लिए मर गए हो। चौधरी अपनी पत्नी के साथ घर से निकल गया। मैं एक कोने में खड़ी थी, तभी प्रताप मेरे सामने आया और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। वह कहने लगा, माधवी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब पापा ने कहा कि तुम किसान हरिदास की बेटी हो तो मुझे याद आ गया, मैं शहर में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मैं अपने माँ पापा और अपने गांव की पूरी खबर रखता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो वहाँ की सारी बातें मुझे बताता रहता था, मुझे एक एक पल की खबर देता था। उसने मुझे बताया था कि पापा ने एक लड़की के साथ बहुत ही गलत किया है। मुझे खुद में बहुत शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन वह मेरा पापा है, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। मैं सिर्फ उनसे गुस्सा हो सकता हूँ, नाराज़ हो सकता हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने बाप को मैं सज़ा दूँ, और उनकी सज़ा यही होगी कि मैं तुमसे पूरे समाज के सामने शादी कर लूँ। मैं तुम्हें उस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने अपने अतीत के बारे में मुझे बताना चाहा। तुमने मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी जगह अगर कोई और होती तो शायद उसे यह सब बताने की हिम्मत ना होती, क्योंकि कोई भी लड़की इतने भयानक काले अतीत को किसी को बताना न चाहे। मैं खामोशी से खड़ी थी, मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकल रहा था। तभी प्रताप ने मुझे हिलाया और कहा, माधवी तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तभी मैं चीख पड़ी। मैंने कहा, प्रताप मुझे भूल जाओ, मुझे नहीं पता था कि आप चौधरी के बेटे हो। मैं उस घर की बहू कैसे बन सकती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी किस्मत मुझे फिर से चौधरी के पास ले आएगा। इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन वह अपने अतीत से नहीं भाग सकता है। अतीत उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता है, हर सूरत में आपकी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता है। दोस्तों, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे प्रताप से शादी करनी चाहिए या फिर मुझे प्रताप को भूल जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।